बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है बायो एनर्जेटिक्स। और बायो एनर्जेटिक्स में हम लोगों ने ये सारी डिटेल्स पढ़नी है कि किस तरह से सूरज से रोशनी आती है और किस तरह से ये फिर जानदारों के लिए इस्तेमाल के काबिल एनर्जी बनाने में इस्तेमाल होती है। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि photosynthesis is only the process which is involved in the transformation of energy from sun to life। सूरज से जानदारों में एनर्जी ट्रांसफ़र करने का जो एक ही पाथवे है वो कौन सा है, वो है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो तमाम जानदार जो हैं वो इस काबिल नहीं होते कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। सिर्फ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें भी तमाम सेल्स फोटोसिंथेटिक नहीं होते, बल्कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ऐसे तमाम सेल्स जिनमें स्पेशल ऑर्गेनेली पाई जाती है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, तो ऐसे जानदार फोटोसिंथेसिस करने के काबिल होते हैं जिनके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है, क्लोरोप्लास्ट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। यानी क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेली है स्पेशलाइज्ड फोटोसिंथेटिक सेल्स में जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। तो ये आप लोगों को दिखाया हुआ है, एक सेगमेंट है लीफ का एक क्रॉस सेक्शन काटा। सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो क्यूटिकल, फिर एपिडर्मस, और फिर उसके बाद नीचे जो है वो मेसोफिल पोर्शन है। मेसोफिल पोर्शन जो है ये दो पोर्शन हैं। एक है कॉम्पैक्ट मेसोफिल, इसे पैलिसेड मेसोफिल भी कहते हैं, जिसमें सेल्स के दरमियान जो है कुछ स्पेस नहीं है। और नीचे वाला पोर्शन जो है ये इसमें ब्लैक कलर की स्पेसेस नज़र आ रही हैं और ये कहलाता है स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यू। और उसके नीचे लोअर एपिडर्मस, और लोअर एपिडर्मस में स्टोमेटा के इर्द गिर्द गार्ड सेल्स हैं। ये तो डायग्राम बड़ी वेल फेमिलियर है, हम लोग साइंस की 6-7 क्लासेस से ही देखते आते हैं। तो यहाँ पे जो मेसोफिल सेल्स हैं दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये एक मेसोफिल सेल जो है ये दिखाया गया, ये प्लांट सेल है। टिपिकल प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं, सबसे बाहर सेल वॉल होती है, सबसे सेंटर में एक वैक्यूल होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरल एरिया में है, देखें एक साइड पे है, और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं साथ साइटोप्लाज्म। उनमें से एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली ये बाहर निकाली जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है, और इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। तो ये जो है ये कहलाता है इन्वेलप। यानी ऐसी तमाम ऑर्गेनेली जिनमें दो मेम्ब्रेन्स उनको इनक्लोज करें, तो वो जो दोनों मेम्ब्रेन होती हैं कलेक्टिवली इन्वेलप कहलाती हैं। तो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की। उसके बाद अंदर लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा वो लिक्विड है विच कंटेन दोज एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन डार्क रिएक्शन of photosynthesis. Dark reaction is also known as light independent reaction. It is also known as C3 cycle. It is also known as Calvin-Melvin cycle. और ये सारा जो नाम है ये एक ही प्रोसेस के हैं जिसे हम लोग डार्क रिएक्शन के या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। और ये कहाँ होते हैं, लिक्विड पोर्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा में वो तमाम बायोसिंथेटिक मशीनरी मौजूद होती है, यानी वो तमाम एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। फिर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक बना रही हैं। ये जो स्टैक होते हैं ये कहलाते हैं ये ग्रैना कहलाते हैं, सिंगुलर ग्रैनम, और ज़्यादा जो है वो ग्रैना। और जो ग्रैना हैं ये एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं, जो कनेक्शन होता है उसे हम लोग इंटरग्रैनम कहते हैं। तो ये जो ग्रैना है दे आर मेड अप ऑफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। डिस्क कहते हैं सीडी जैसी, जैसे सीडी डिस्क होती थी वैसी। सीडी डिस्क ऐसी होती थी फ्लैट, यानी उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता था और थिकनेस उसकी कम है।
तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं दे अरेंज अपॉन देम सेल्फ, अपने ही ऊपर वो अरेंज होती हैं, एंड फॉर्म स्टैक्स, और स्टैक्स बनाती हैं विच आर नोन एज ग्रैनम। तो वो जो ग्रैनम है एक सिंगुलर होगा तो ग्रैनम ज़्यादा होंगे तो ग्रैनम। जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो कहलाती हैं थैलाकॉइड। अब एक थैलाकॉइड जो है, अगर यहाँ आगे उसकी डायग्राम्स मज़ीद नहीं दी हुई, अगर थैलाकॉइड को देखें तो थैलाकॉइड के भी दो पोर्शन हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था सेल सेल बायोलॉजी में कि थैलाकॉइड के भी दो पोर्शन हैं। एक ऊपर वाला पोर्शन जो है उसकी मेम्ब्रेन होती है जिसे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं, और एक अंदर वाली स्पेस होती है जिसे इनर थैलाकॉइड भी कहते हैं और ल्यूमन भी कहते हैं। ये जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है ये वो जगह है जहाँ फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन को हम लोग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, जी स्कीम भी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस के दो मेजर पोर्शंस हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ये दोनों के दोनों पोर्शन जो हैं ये किस में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। और ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली है किस मकसद के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी है। साइंटिस्ट कहते हैं ये इंडिपेंडेंटली मार्दे वजूद में आई जब एवोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा था। तो ये वो सारी डिटेल नीचे दी हुई है जो इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है इसके अलोंग जब मूवमेंट होती है हाइड्रोजन आइंस की, तो इस प्रोसेस को हम लोग केमियोस्मोसिस कहते हैं। और इससे भी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हाइड्रोजन आइंस की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। और वो केमिकल एनर्जी किस में स्टोर होती है, एटीपी में भी स्टोर होती है। और इस तरह से ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व होता है किस में, फोटोसिंथेसिस के सारे रिएक्शंस में, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में भी और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में भी। एक छोटी सी समरी है कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं दिन के वक्त सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्लोरोफिल का जो मालिक्यूल होता है वो एनर्जी को ट्रैप करता रहता है, और ट्रैप करने के बाद फिर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, ज़मीन से पानी लिया जाता है, और फिर वो जो स्टोर्ड एनर्जी होती है क्लोरोफिल के मालिक्यूल्स में उन उसको यूटिलाइज़ करके, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, तो वो उससे फिर कार्बोहाइड्रेट्स के मालिक्यूल बनाए जाते हैं। अब वो कार्बोहाइड्रेट्स के मालिक्यूल जो होते हैं वो बनाने के लिए जो है वो जो एनर्जी ट्रैप की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH, उसे बाद में यूटिलाइज़ किया जाता है डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में फिर वो एनर्जी शिफ्ट की जाती है कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल्स में। सो बहुत सारे प्रोकैरियोटिक, ये एक येलो बॉक्स है साइड पे, कि बहुत सारे जो प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर आल्सो फोटोसिंथेटिक। एग्जांपल हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया विच आर आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड सम आर फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी। कुछ ग्रीन एल्गी भी फोटोसिंथेटिक होती हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं वो फोटोसिंथेटिक हैं, लेकिन ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये तो यूकैरियोटिक नहीं है, ये तो प्रोकैरियोटिक हैं। दे डू नॉट कंटेन एनी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। तो फिर इनमें ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का ये कहाँ पे होता है, एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं दे हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड थारोली इन देयर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही क्लोरोफिल या फिर दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के मालिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये सारा प्रोसेस वहीं पे ही हो जाता है, किसी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली में क्लोरोफिल जो है वो इंट्रैप नहीं होता वहाँ पे। तो ये थी प्रोकैरियोट्स की बात। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। लास्ट टाइम भी लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट इज़ अ पिगमेंट, एनी कलरफुल सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म नाउन एज पिगमेंट। कोई भी रंगदार मादा जो किसी जानदार के जिस्म में पाया जाता है हम उसे पिगमेंट बोलते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत फेमस जो है वो क्लोरोफिल ही हैं। अब इसका मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको समझाता हूँ। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि हमारे पास वी हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। अब एक हमारे पास हैं
यूवी अल्ट्रा वायलेट लाइट, यानी वायलेट कलर से ऊपर की जितनी भी लाइट है जिसका वेवलेंथ जो है वो 300 नैनोमीटर से कम होता है, उसे हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहते हैं। और 380 से 750 नैनोमीटर के दौरान विजिबल बैंड होता है। इसमें हमें ये जो ऐसे वेवलेंथ्स होते हैं जिन्हें हमारी आँख भी डिटेक्ट कर सकती है। और 750 नैनोमीटर जो है उसके बाद जो है वो लाइट आ जाती है इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड लाइट को भी हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो विजिबल बैंड के ऊपर भी लाइट है, नीचे भी लाइट है, लेकिन हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब हम सिर्फ बात करेंगे अपने विजिबल बैंड की। सबसे पहले तो हमें देखेंगे हमें कलर्स क्यों नज़र आते हैं। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्रीन कलर की, कि हमें ग्रीन कलर ग्रीन क्यों नज़र आता है। जब 7 वेवलेंथ की लाइट किसी चीज़ पे पड़ती है तो उनमें से सारे वेवलेंथ जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, वो एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, और वो जो रिफ्लेक्ट किया जाता है वेवलेंथ, वो हमें फिर नज़र आता है। तो जो डिफरेंट कलर्स हमें नज़र आते हैं एक्चुअली वो उस कंसर्न्ड चीज़ उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमें वही कलर का वो ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो कौन सी लाइट जो है वो कौन से वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है, ये डिटेक्ट करने के लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिज़ाइन किया है जिसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं। इसमें हम लोग अपना कंसर्न्ड जो भी पिगमेंट होता है, कलरफुल सब्सटेंस, उसको रख देते हैं, उसके ऊपर लाइट जो है बम्बार की जाती है डिफरेंट वेवलेंथ की। अब कुछ वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ वेवलेंथ वो रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट जो है वो डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लिए जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इस पिगमेंट ने फ़लाँ वेवलेंथ की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर ली है और फ़लाँ वेवलेंथ की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर दी है। तो एक ग्राफ हमारे पास बन जाता है कि किस पिगमेंट ने किस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया और किस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट किया, और इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। A graph plotting the absorption of light of different wavelength by a pigment called absorption spectrum। अब जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सी तरह के पिगमेंट्स कलरफुल सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है ये डोमिनेंट कलर होता है। किसी भी जगह पे जब ग्रीन कलर आ जाता है तो बाकी कलर्स जो हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल्स के अलावा हमारे पास रेड से ऑरेंज की रेंज में जो है वो कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं, और येलो की रेंज में हमारे पास ज़ैंथोफिल्स पाए जाते हैं। हमारे पास अगर आप गौर करें तो बुक ने भी मेंशन किया हुआ है कि रेड से ऑरेंज की रेंज में जो एब्जॉर्ब करते हैं वेवलेंथ, वो वाले पिगमेंट कैरोटिनॉइड्स कहलाते हैं, और जो येलो से ऑरेंज की रेंज में एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें हम लोग ज़ैंथोफिल्स कहते हैं। ज़ैंथो का मतलब ही येलो है। तो इसका पता चला कि जो प्लांट होता है उसके पास बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं विच हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। देखें कलर्स भी हमें डिफरेंट क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ होने की वजह से। और वेवलेंथ जो है वो फोटोन पे डिपेंड करता है, और फोटोन जो है अगर उसमें एनर्जी ज़्यादा है तो वो शॉर्ट वेवलेंथ बनाता है, एनर्जी कम है तो इसका मतलब वो लॉन्ग वेवलेंथ बनाता है। तो जो वेवलेंथ होता है वो डिपेंड करता है फोटोन के एनर्जी लेवल पे, और जैसा फोटोन का एनर्जी लेवल होता है वैसा उसका वेवलेंथ होता है, और जैसा उसका वेवलेंथ होता है वैसा वो कलर शो करता है। ये तो कुछ फिज़िक्स के रूल्स हैं, वहाँ पे भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। मैंने भी आप लोगों को रिपीट कर दिया कि हमें डिफरेंट कलर्स जो हैं वो उनके डिफरेंट नज़र आने का क्या मैकेनिज़्म है। अब हमारे पास डिस्कस किए हुए हैं सबसे पहले क्लोरोफिल जो हैं ये इनकी 4 टाइप्स हैं, ए बी सी और डी। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें ए और बी पाए जाते हैं ज़्यादा। क्लोरोफिल ए बी सी डी आर फाउंड इन यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक photosynthetic plants and algae, while other are found in photosynthetic bacteria। इसके अलावा बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो बैक्टीरियल सेल्स में पाए जाते हैं उन्हें बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स बोला जाता है। और ये जो 4 किस्म के क्लोरोफिल्स हैं ये यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, लाइक प्लांट्स एंड एल्गी।
क्लोरोफिल जो है वो मेनली कौन कौन से कलर एब्जॉर्ब कर लेता जी? ग्रीन नहीं करेगा, बाकी विजिबल बैंड के सारे करेगा। वायलेट से ब्लू ये भी कर लिया, और ऑरेंज से रेड ये भी कर लिया। बीच में बचा क्या? ग्रीन। ग्रीन, येलो एंड इंडिगो वेवलेंथ्स आर लीस्ट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। ये ऐसे कलर हैं जो सबसे कम एब्जॉर्ब किए जाते हैं और ये रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्लोरोफिल ग्रीन कलर का नज़र आता है। और इसके बाद क्लोरोफिल का डिस्कस किया हुआ है केमिकल स्ट्रक्चर, मालिक्यूलर स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया हुआ है। अब देखें क्लोरोफिल के मालिक्यूल को दो मेन हिस्सों में डिवाइड किया। एक इसका हेड है और एक ये नीचे वाली इसकी क्या है? टेल। डायग्राम देखें साइड पे। हेड रीजन में मेन चीज़ क्या है? हेड रीजन में एक मैग्नीशियम का एटम है सेंटर में, और साइड पे नाइट्रोजन के रिंग्स हैं जिन्हें हम लोग पोरफायरिन रिंग्स बोलते हैं। पोरफायरिन रिंग्स जो हैं दे आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिक रिंग्स। ये ऑर्गेनिक मालिक्यूल में पाए जाने वाले रिंग्स हैं और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स होते हैं। तो ये हेड रीजन में एक मैग्नीशियम का एटम है और पोरफायरिन रिंग्स हैं। और पोरफायरिन रिंग्स जो हैं ये फिर फर्दर छोटे रिंग्स के साथ मिले हुए हैं, और ये रिंग्स जो हैं छोटे रिंग्स ये किससे बने होते हैं? ये कार्बन से मिलके बने होते हैं। तो ये हेड रीजन है। हेड रीजन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है वो ये कि सेंट्रल मैग्नीशियम एटम होता है इसमें, और पोरफायरिन रिंग्स होते हैं जो नाइट्रोजन से बने होते हैं। और पोरफायरिन रिंग्स जो हैं लार्जर होते हैं साइज़ में, इनके साथ स्मॉलर रिंग्स होते हैं। स्मॉलर रिंग्स किससे बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं। अब मैग्नीशियम का क्लोरोफिल में वही रोल है जो हीमोग्लोबिन में आयरन का रोल है। अब हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन आवर रेड ब्लड सेल्स एंड विच इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारी बॉडी में भी डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं, उनमें एक पिगमेंट जो है वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। यहाँ पे प्लांट्स में जो पिगमेंट है वो क्या है? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो है ये इसका हेड था, और इसकी जो टेल है, टेल जो है वो फाइटोल टेल होती है। फाइटोल टेल जो है ये हाइड्रोकार्बन से बनी हुई टेल है। फाइटोल स्पेशल हाइड्रोकार्बन मालिक्यूल्स होते हैं, उनसे मिलकर ये टेल बनी होती है। अब हाइड्रोकार्बन, अब देखें ये ऐसा मालिक्यूल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है, लेकिन साथ ये हाइड्रोकार्बन भी है। यूजुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत कम हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ज़रूर पाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ क्लोरोफिल के मालिक्यूल में इसका मतलब ये है कि अगर हमने क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट करना है पौधे में से तो हमें कोई यूज़ करना पड़ेगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये ऑर्गेनिक होते हैं। तो हम लोग यूजुअली जो लैब में यूज़ करते हैं क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो इस हाइड्रोकार्बन टेल की वजह से हम लोग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं मुझे ज़रा याद करने दें। जी हम लोग ना पेट्रोलियम ईथर यूज़ करते हैं, और पेट्रोलियम ईथर जो है ना ये इसको डिज़ोल्व कर लेता है क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं थोड़े थोड़े। दोनों में डिफरेंस जो है वो बुनियादी तौर पे किस चीज़ का डिफरेंस है? मालिक्यूलर फार्मूला ही दोनों का डिफरेंस है। क्लोरोफिल ए जो है इसमें कार्बन 55 है, हाइड्रोजन 72 है, ऑक्सीजन 5 है, नाइट्रोजन 4, मैग्नीशियम तो एक ही है सेंटर में। जबकि क्लोरोफिल बी में कार्बन फिर 55 है, हाइड्रोजन का डिफरेंस है यहाँ पे। हाइड्रोजन यहाँ पे 70 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 5 नहीं है बल्कि 6 है। नाइट्रोजन दोनों में 4 है और मैग्नीशियम भी दोनों में 1 है। इस थोड़े से डिफरेंस की वजह से इन दोनों की लाइट एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है वो चेंज हो जाती है। ये डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो लाइट हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, और ये वैरायटी इसीलिए रखी गई है ताकि मैक्सिमम लाइट प्लांट एब्जॉर्ब कर सकें। मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करने का मतलब मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जो सोलर एनर्जी है वो लाइफ में एंटर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी।
Of all the chlorophylls, chlorophyll A and its most abundant are the most important photosynthetic pigment as it take part directly into the light dependent reaction. सारे क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लोरोफिल ए की एक अपनी हैसियत है, अपना मुकाम है। ये हम लोग लाइट रिएक्शन में देखेंगे जब पढ़ेंगे कि मैक्सिमम लाइट क्लोरोफिल ए का मालिक्यूल एब्जॉर्व कर रहा है, बाकी तो सारे एसेसरी पिगमेंट्स हैं इसकी हेल्प करते हैं एब्जॉर्व करने में। इसी तरह क्लोरोफिल ए जो है वो डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स को एब्जॉर्ब करता है। 670, 680, 690 और 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसको ये आसानी से एब्जॉर्ब, ये लाइट वेवलेंथ का ये देखें इतने वेवलेंथ का मतलब ये है कि एक्चुअली इट इज़ इन्वॉल्व इन एब्जॉर्बिंग एनर्जी एब्जॉर्ब करने में अपना रोल प्ले करता है। क्लोरोफिल बी जो है वो क्लोरोफिल ए के साथ पाया जाता है ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन एल्गी में। क्लोरोफिल जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ इन्होंने एग्जांपल दी है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जो है और अल्कोहल, लेकिन लैब में मैंने आपको बताया मैं एसीटोन यूज़ करता हूँ, पेट्रोलियम ईथर यूज़ करता हूँ। क्लोरोफिल के अलावा दूसरे कौन से हैं? कैरोटिनॉइड्स और जैंथोफिल्स। कैरोटिनॉइड्स डिस्कस किए हुए हैं। कैरोटिनॉइड्स जो हैं ये येलो एंड रेड टू ऑरेंज पिगमेंट्स हैं, यानी ये जैंथोफिल को भी यहीं पे डिस्कस किया हुआ, हेडिंग में नहीं दिए हुए। ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं? ब्लू वायलेट रेंज ये एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ये रेंज कम एब्जॉर्ब करता है। डिफरेंट वेवलेंथ्स देन द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सो दे ब्रॉडन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं इनका काम है कि मैक्सिमम एनर्जी निकाल ली जाए जो सूरज से आ रही है। क्लोरोफिल बी आर दीज एंड क्लोरो यानी दीज स्टैंड्स फॉर कैरोटिनॉइड एंड जैंथोफिल, ये सारे क्या एसेसरी पिगमेंट, ये मददगार है। मेन काम क्लोरोफिल ए ही कर रहा है, और क्लोरोफिल ए जो है वो क्या करता है, वो सारे इकट्ठे ही करके एनर्जी एंड पे देते हैं क्लोरोफिल ए को ही है। जैसे नीचे एक सीक्वेंस दिया हुआ है, कैरोटिनॉइड यहाँ पे आप कर लें प्लस जैंथोफिल्स। कैरोटिनॉइड और जैंथोफिल एनर्जी लेते हैं और देते हैं क्लोरोफिल बी को। क्लोरोफिल बी ने भी कुछ एनर्जी खुद एब्जॉर्ब की होती है, ये पीछे से भी लेता है। कैरोटिनॉइड और जैंथोफिल सारी एनर्जी इकट्ठी करके ये क्लोरोफिल ए को देता है, और मेन एनर्जी तो खुद क्लोरोफिल ए जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। सम कैरोटिनॉइड्स प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम द इंटेंस लाइट, ज़्यादा तेज़ रोशनी आने से ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स जो हैं ज़्यादा एनर्जी आने से डीनेचर भी हो जाते हैं। तो क्लोरोफिल का मालिक्यूल डीनेचर ना हो इसलिए ये कैरोटिनॉइड्स और जैंथोफिल जो हैं ये क्लोरोफिल ए के मालिक्यूल को डीनेचर होने से बचाने के लिए भी मौजूद होते हैं, ताकि बाकी जो स्पेक्ट्रा हैं उनकी लाइट ये खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर बाद में देते हैं क्लोरोफिल ए को। कैरोटिनॉइड्स जो हैं ये इनके बारे में हम लोग कहीं आई का स्ट्रक्चर सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हमें मिलेगा। ये रॉड और कोन सेल्स में भी ये पाए जाते हैं, और जहाँ पे हमें डिफरेंट कलर्स की डिटेक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ना, और शॉर्ट टाइम में जितना एक्सप्लेन हो सकता था मैंने किया, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं कि इन्हें ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।